सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो राजधानी वॉरियर्स, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी फाउंडर पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर लेके आए हैं, जीवन की इकाई कोशिका। देखिए, कोशिका पर डिपेंड करते हैं बाकी सारी बायोलॉजी के लगभग चैप्टर, क्योंकि कोशिका बेसिक क्लियर होगी तो ही प्लांट्स के बारे में, तो ही आप एनिमल्स के बारे में, तो ही बाकी जीवों के बारे में पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है जीवन की इकाई या यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। बड़ा ध्यान से पढ़ना है। मेरा तो एक इसमें डायलॉग बना रखा है मैंने कि बेटा मोशिका और बायोलॉजी में कोशिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोनों ही। तो शुरू करते हैं। सेल, कोशिका होती क्या है कोशिका? देखिए स्टूडेंट्स, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी पेड़ पौधे हम सभी लोग छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। हमारी पूरी बॉडी की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही कोशिका कहलाती है, वही सेल कहलाती है। तो प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर की संरचना बनाती है, पेड़ पौधों के शरीर की संरचना बनाती है, बाकी जंतुओं के शरीर की संरचना बनाती है। लेकिन क्रियात्मक क्यों कहते हैं? Why cell is the functional and structural unit of the living organism? स्ट्रक्चरल तो इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर बनाती है। फिर फंक्शनल किस लिए है? तो फंक्शनल इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी अकर्स इन द सेल। ज्यादातर हमारे शरीर की क्रियाएं कहां संपन्न होती है? कोशिका में संपन्न होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बात करें श्वसन की, तो डियर स्टूडेंट, श्वसन जब हम पढ़ेंगे आगे तो श्वसन में दो प्रक्रियाएं आएंगी। एक आती है ग्लाइकोलाइसिस, एक आता है क्रेब्स चक्र। और स्टूडेंट्स दोनों के दोनों कोशिका के अंदर संपन्न हो रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? कोशिका द्रव्य में। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कोशिका द्रव्य भी कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका में, तो पूरी की पूरी श्वसन क्रिया कोशिका में संपन्न हो गई। बधाई हो, पहली क्रिया किसमें संपन्न हो गई? कोशिका में। क्रिया नंबर 2 प्लांट्स के अंदर हम पढ़े प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में दो प्रक्रिया होती है। एक होती है प्रकाश अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाश अभिक्रिया। एक होती है प्रकाश अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाश अभिक्रिया। अप्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाश अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में स्थित होती है। तो फिर से देखिए, हरित लवक का स्ट्रोमा, हरित लवक का ग्रेना, इसका मतलब हरित लवक में पूरा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और हरित लवक कोशिकांग होता है, तो फिर कोशिका में पूरा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। इसी तरह से वृद्धि, पूरी की पूरी वृद्धि, कोशिकाओं का विभाजन होता है, कोशिकाओं का दीर्घीकरण होता है, उससे वृद्धि होती है। तो ज्यादातर बॉडी की जो फंक्शंस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उपापचय क्रियाएं हैं, वो कोशिका में संपन्न होती है। इसलिए कोशिका क्या बन गई? क्रियात्मक इकाई बन गई। कोशिका संरचनात्मक इकाई ऑलरेडी है ही। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। अब बात करेंगे कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं। अगर आप कोशिका का पूरा स्टडी कर रहे हैं, पूरा कैसे? आप उसका स्ट्रक्चरल स्टडी भी कर रहे हैं, मतलब उसकी संरचनाएं पढ़ रहे हैं, उसकी भित्ति पढ़ रहे हैं, उसकी झिल्ली पढ़ रहे हैं, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे हैं, गाल्जिकाए को पढ़ रहे हैं, राइबोसोम को पढ़ रहे हैं, सारा संरचना पढ़ रहे हैं, और साथ साथ उसकी क्रियाओं को भी पढ़ रहे हैं, फंक्शंस को भी पढ़ रहे हैं, श्वसन को पढ़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण को पढ़ रहे हैं, वृद्धि को पढ़ रहे हैं, और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही उनको पढ़ रहे हैं। तो पूरा स्टडी अगर आप संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों अध्ययन करेंगे तो वो तो सेल बायोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? कोशिका का संरचनात्मक अध्ययन भी करते हैं और उसमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन भी करते हैं। लेकिन यदि आप किसी कोशिका की केवल स्ट्रक्चर पढ़े, स्ट्रक्चरल स्टडी करे, मतलब केवल उसकी संरचना पढ़े, उसकी क्रियाएं नहीं पढ़े, तो उसका नाम होता है कि साइटोलॉजी। साइटो सेल है, लॉजी यानी अध्ययन। साइटो कोशिका, लॉजी मानी अध्ययन। लेकिन अध्ययन कौन सा बेटा? संरचनात्मक अध्ययन, क्रियात्मक नहीं। संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों अध्ययन करें तो फिर उसके लिए है सेल बायोलॉजी। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। साइटोलॉजी मींस कोशिका विज्ञान के जनक ओ हार्टविग, कुछ बुक्स में दिया हुआ है ओ हार्टविग, कुछ में दिया हुआ है रॉबर्ट हुक, तो हम दोनों को याद कर लेंगे। साइटोलॉजी के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ओ हार्टविग तथा रॉबर्ट हुक।
आधुनिक साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक साइटोलॉजी या मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक है सीपी स्वानसन। Who is the father of modern cytology? C.P. Swanson. Who is the father of modern cytology? C.P. Swanson. Father of Indian cytology. Students, भारतीय साइटोलॉजी के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक डॉक्टर A.K. शर्मा। तो साइटोलॉजी के जनक कौन? ओ हर्टविग और रॉबर्ट हुक। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन? सीपी स्वानसन। एंड फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर A.K. शर्मा। अब बात करने वाले हैं महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक की, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही है जिसकी वजह से कोशिका दुनिया में आई या कोशिका को पहली बार देखने का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले अपनी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया में कोशिका का वर्णन किया था। इन्होंने डेड सेल और कोशिकाओं में डेड सेल या मृत कोशिका को सबसे पहले देखा था और कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफी में इन्होंने सेल शब्द का यूज किया, पहली बार कोशिका शब्द का यूज किया। ग्रीक शब्द सेलुला से बना है सेल, और सेलुला का अर्थ क्या होता है? छोटा और खोखला स्थान, छोटा और खोखला स्थान। तो कोशिका खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। अब हम थोड़ा कोशिका की जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए बाहरी भाग, ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये सेल वाल है, कोशिका भित्ति है। क्या है ये? सेल वाल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका भित्ति ना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। जिस कोशिका में कोशिका भित्ति मिल गई वो तो पादप कोशिका है, चाहे वो लाख चिल्लाए कि मैं जंतु कोशिका हूं, लेकिन अगर भित्ति मिल गई, सेल वाल मिल गई तो पादप कोशिका है। मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। बाकी संगठन हम आगे लेंगे। इसके जस्ट नीचे देखिए, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, उसके नीचे मींस कोशिका भित्ति के नीचे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे, जंतु कोशिकाओं में कभी ग्लाइकोकैलिक्स हो सकती है, उसके जस्ट नीचे मिलेगी आपको कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के कई नाम है। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जीवद्रव्य कला भी कहते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, इकाई कला भी कहते हैं। और ये बनी किसकी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। और ये पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन सब पर पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसके जस्ट बाद में ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये गोल्जी एपरेटस है, मतलब गाल्जी काय है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है सिक्रीशन करना। ये कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थों का, बहुत सारे सबस्टांस का निर्माण या सिक्रीशन या स्त्रावण करती है। क्लोरोप्लास्ट, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हरित लवक का है। हरित लवक ही है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अभी हमने बात की थी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये वैक्यूल है, इसको बोलते हैं रिक्तिका। वैक्यूल या रिक्तिका, वैक्यूल या रिक्तिका या धनी भी बोलते हैं इसको। ये इसकी मेम्ब्रेन है, वैक्यूल मेम्ब्रेन, मतलब रिक्तिका की झिल्ली। रिक्तिका की झिल्ली को स्टूडेंट्स टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट, रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट। तो रिक्तिका पादप कोशिका में ना बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, इसलिए केंद्र को बेचारे को ना साइड में रहना पड़ता है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं या तो होती नहीं है या होती तो बहुत छोटी या अल्पविकसित होती है, इसलिए केंद्र का हमेशा कहां रहता है? बीच में। तो पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, इसलिए केंद्र बेचारा परिधि की ओर रहता है, साइड में रहता है। तो ये अच्छा, रिक्तिका कभी रिक्त नहीं होती है, रिक्तिका कभी रिक्त नहीं होती है। उसके अंदर बहुत सारे भोजन है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ है, कोशिका रस भरा होता है। तो इसको डिटेल आगे लेंगे हम। इसी के अंदर ग्रेफाइट क्रिस्टल है, ये भी निर्जीव पदार्थ है जो रिक्तिका में रहता है। ड्रूस क्रिस्टल है, निर्जीव पदार्थ है, रिक्तिका में रहता है। आगे डिटेल पढ़ेंगे इनको। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें एटीपीज बनते हैं। जिसमें क्या बनते हैं? एटीपी, ऊर्जा की इकाई, जिसकी वजह से ही हम लोग चलते हैं, जिसकी वजह से ही सजीव जीते हैं। एनर्जी सारी यहीं से क्रिएट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिएट होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका हो गया। साइटोप्लाज्म, देखिए स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं?
केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक के अंदर जितना भी द्रव्य है, चाहे वो ठोस हो चाहे लिक्विड हो, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारा जो बच गया है, इस केंद्र को छोड़ के बाकी सारा जितना भी है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये कोई कोशिका है, ये कोई केंद्रक है। तो केंद्रक द्रव्य रखता है, और ये केंद्र के बाहर बच गया ना, ये वाला जो जगह, ये वाला, इसको यहां जितना भी लिक्विड है, जितना भी ठोस है, जितने भी संरचनाएं हैं, वो सारी मिला के कोशिका द्रव्य कहलाती है। तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका में केंद्र को निकाल देने के बाद पीछे बचा हुआ सारा द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये पूरा द्रव्य क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। इसके बाद में एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ऐसे अवर्णी लवक होते हैं, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, लवक तीन प्रकार के होते हैं। हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, पादप भागों का रंग हरा होता है। अवर्णी लवक में कोई कलर नहीं होता, उसका तो काम ही क्या होता है? भोजन संग्रह करने का। तो ये अवर्णी लवक है, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं इनको। लेकिन ये संग्रह किसका करते हैं? एमाइलोप्लास्ट। ये स्टार्च का संग्रह करते हैं। स्टार्च का संग्रह करने वाले अवर्णी लवक एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं, एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये बताई दी आपको, बड़ी सी रिक्तिका जो बीच के अंदर है। रफ ईआर कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। चिकनी, खुरदरी। चिकनी वो होती है जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, खुरदरी वो होती है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये आपको डायग्राम में खुरदरी दिख रही है, और इसके साथ साथ देखो नीचे बिना राइबोसोम वाली, इसमें कण नहीं लगे हुए। ये देखो यहाँ तो कण दिख रहे हैं काले काले से, तो ये खुरदरी होगी, और नीचे दिख रही है चिकनी होगी। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर ये कौन है? न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रिका। केंद्रक में क्या होगी? केंद्रिका। ये स्मूथ ईआर होगी। स्मूथ ईआर में देखो राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं, जबकि ये खुरदरी वाली जो है रफ, इस पे राइबोसोम लगे हुए हैं। और ये देखो राइबोसोम काले काले अंतःप्रद्रवी में भी लगे हो सकते हैं, केंद्र झिल्ली पर भी लगे हो सकते हैं, और स्वतंत्र से देखो काले काले आपको दिख रहे हैं बहुत सारे। सबसे ज्यादा कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग राइबोसोम में होता है। सबसे छोटा भी राइबोसोम होता है, सबसे ज्यादा संख्या में भी राइबोसोम होता है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से भी मिलेगा आपको। ईआर अंतःप्रद्रवी जालिका पर लगा हुआ भी मिलेगा। केंद्रक झिल्ली, बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है केंद्र की, न्यूक्लियस की, उस पर लगा हुआ मिलेगा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो कोशिका झिल्ली पर भी लगा हुआ मिलेगा। ये गोल्जी वेसिकल होगी, ये छोटी छोटी इनको गोल्जी वेसिकल बोलते हैं। ये पूरी गाल्जी काय होगी। ये फिर से हरितलवक हो गया। ये कोशिका का जनरल, या यूं कहे कि एक टिपिकल सेल का डायग्राम है, जो हम समझ सकते हैं, जिसको देख के कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हैं। अब आगे है ल्यूवेनहोक, महान वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक। पूरा नाम इनका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और इन्होंने चूंकि सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बनाई, तो छोटे छोटे जीवों को इन्होंने सबसे पहले देखा। एनिमल सेल को, या यूं कह दो कि जीवित कोशिका को देखने का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है। जीवित कोशिका को देखने का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है। यद्यपि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कभी भी जीवित कोशिका को नहीं देखा। उन्होंने किसको देखा था? डेड सेल को, कोर के अंदर देखा था। और जीवित कोशिका को देखने वाले कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो इन्होंने सबसे पहले जंतु कोशिका को देखा, और जंतु कोशिका क्या थी? लिविंग सेल थी, जीवित कोशिका थी। इन्होंने सूक्ष्म जीवों को भी देखा, छोटे छोटे जीवों को देखा। क्यों देखा? क्योंकि सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाई। और उन छोटे छोटे जीवों को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने एनीमेक्युलस नाम दिया। स्टूडेंट्स क्या नाम दिया? एनीमेक्युलस नाम दिया। और अपनी खोज को अपनी एक पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित किया, और उस पुस्तक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहोक। सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहोक, प्रकृति के रहस्य जो ल्यूवेनहोक द्वारा खोजे गए। ये पुस्तक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहोक। इसमें अपना पूरा सूक्ष्मदर्शी से खोजे हुए सूक्ष्म जीवों का या अपने द्वारा सारा किया हुआ कार्य इसके अंदर प्रकाशित किया। और खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने गीली मिट्टी को देखा, और गिल्ली मिट्टी को देखा,
ओ सीमन वीरे को देखा, ओ सीमन वीरे को देखा, लार को देखा, खून को देखा, कीटों को भी देखा। लिवे लोग ने क्या क्या देखा? गीली मिट्टी देखी, सीमन देखा, लार देखा, रक्त कीट भी। क्या क्या देखा भाई? गीली मिट्टी देखी, सीमन देखा, लार देखा, रक्त कीट भी। इनको तो इन्होंने देखा था, स्टडी नहीं की, इनको देखा पहली बार। इन्होंने प्रोटोजोवंस का अध्ययन किया। प्रोटोजोवंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, अमीबा आती है, युग्लिना आती है, पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है, और भी कई एक कोशिकीय प्राणी आते हैं। तो इनका अध्ययन किया, प्रोटोजोआ का अध्ययन किया, शुक्राणु स्पर्म का अध्ययन किया, जीवाणु बैक्टीरिया का अध्ययन किया, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स या लाल रक्त कणिका का अध्ययन किया, और मसल सेल या पेशीय कोशिका का भी अध्ययन किया। किस किस का अध्ययन किया? प्रोटोजोवंस का अध्ययन किया। व्हाट इज प्रोटोजोवंस? प्रोटोजोआ के प्राणी। तो प्रोटोजोवंस का अध्ययन किया, शुक्राणु का अध्ययन किया, जीवाणु का अध्ययन किया, आरबीसी का अध्ययन किया, और पेशीय कोशिका का भी अध्ययन किया लिवेनहोग ने। और लिवेनहोग को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? लिवेनहोग, लिवेनहोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? प्रोटोजोआ का, इसका भी जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी, इन सब के फादर माने जाते हैं एंटोनी वॉन लिवेनहोग। अब हम बात करेंगे एक महान वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो की। रुडोल्फ विर्चो भी महान वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। एक सेल कैन बी मेड ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? किसी भी कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। अब देखिए ये हिंदी में इसका मतलब है, वास्तव में उसने कहा था होमनिस सेलुलाए सेलुला, होमनिस सेलुलाए सेलुला, जिसका अर्थ क्या होता है? कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने सेल लाइनेज थ्योरी, सेल लाइनेज सिद्धांत भी दिया। सेल लाइनेज सिद्धांत, ये सेल लाइनेज सिद्धांत है कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। तो सेल लाइनेज थ्योरी भी किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने। हक्सले ने 1868 में सबसे पहले कहा जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। हक्सले, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, हक्सले ने बताया था। स्ट्रासबर्गर, ये भी महान वैज्ञानिक है कोशिका विज्ञान में। इनकी बहुत सारी डिस्कवरीज हम पढ़ेंगे। कोशिका, यहां पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य शब्द दिया, साइटोप्लाज्म शब्द दिया, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द दिया, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। स्ट्रासबर्गर ने शब्द दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। स्ट्रासबर्गर ने शब्द दिया। विजमेन की जर्म प्लाज्म थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑगस्ट विजमेन, पूरा नाम था इनका ऑगस्ट विजमेन। तो विजमेन की जर्म प्लाज्म थ्योरी या जनन द्रव्य सिद्धांत क्या कहता है सुनिए। इनके अनुसार प्रत्येक सजीव के शरीर में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, कायिक द्रव्य, जनन द्रव्य। कायिक द्रव्य जिनसे हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, और जनन द्रव्य क्या हो गए? शुक्राणु, अंडाणु। और जनन द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता में जाते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं, और कायिक द्रव्य नष्ट हो जाता है, केवल वो जनन द्रव्य को आवृत रखता है। फिर से देखिए, जर्म प्लाज्म थ्योरी या जनन द्रव्य सिद्धांत ऑगस्ट विजमेन ने दिया। जर्म प्लाज्म थ्योरी या जनन द्रव्य सिद्धांत ऑगस्ट विजमेन ने दिया। ऑगस्ट विजमेन के अनुसार यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक सजीव के शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जनन कोशिका, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका बॉडी बनाती है, नष्ट हो जाती है, जनन कोशिका को आवृत रखती है। लेकिन जनन कोशिका पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता को बनाए रखती है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूं बोल सकते हैं, प्रत्येक सजीव के शरीर में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, कायिक द्रव्य, जनन द्रव्य। कायिक द्रव्य जनन द्रव्य को आवृत रखता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। जनन द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता को बनाए रखता है। तो यह है जनन द्रव्य सिद्धांत या जर्म प्लाज्म थ्योरी गिवन बाय विजमेन। फ्रेडरिक मिशन,
न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले देखने वाले, मतलब डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इनको सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर। तो न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले देखा फ्रेडरिक मीसर, डीएनए आरएनए को सबसे पहले देखा फ्रेडरिक मीसर। और डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल नाम देने वाले आर आल्टमैन। आर आल्टमैन ने क्या कहा, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। आर आल्टमैन ने क्या किया, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। सटन बावेरी गुणसूत्र सिद्धांत, सटन बावेरी गुणसूत्र सिद्धांत, सटन बावेरी गुणसूत्र। लेकिन इसको पूरा ऐसे बोलेंगे, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत, क्योंकि गुणसूत्र सिद्धांत लिंग निर्धारण का भी होता है, लेकिन आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत देने वाले कौन थे, सटन बावेरी। तो सटन बावेरी गुणसूत्र सिद्धांत, क्रोमोसोम थ्योरी, सटन बावेरी। वाटसन और क्रेग बहुत इंपॉर्टेंट, 1953 इन्होंने सबसे पहले डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया, और डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। एक बार फिर से हाजिर है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने अभी थोड़ी देर पहले कोशिका द्रव्य शब्द दिया, केंद्रक द्रव्य शब्द दिया, ये हमने पढ़ा था। इन्होंने निषेचन की खोज की। तो फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर। हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन, स्ट्रासबर्गर। निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर। द्विनिषेचन की खोज डिस्कवरी और डबल फर्टिलाइजेशन नवास्चिन। द्विनिषेचन की खोज नवास्चिन। अब हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे जीवद्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म को। जीवद्रव्य होता क्या है, जीवद्रव्य कहते हैं कोशिका में पाया जाने वाला संपूर्ण द्रव्य को। जीवद्रव्य कहते हैं कोशिका में पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव्य को। ये केंद्रक है, केंद्रक दो झिल्ली वाला होता है, इसके अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। और ये बाहर का जो दिख रहा है केंद्रक के और कोशिका झिल्ली के बीच में, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य बाहर वाला, इसको मिला के बोलते हैं जीवद्रव्य। जीवद्रव्य क्या होता है, केंद्रक सहित कोशिका में पाया जाने वाला संपूर्ण द्रव्य जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और सबसे पहले इसको देखा था कोर्टी ने जीवद्रव्य देखा कोर्टी ने जीवद्रव्य देखा कोर्टी ने। तो हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, कॉर्टी 1772। फिर आता है डुजार्डिन का नाम। डुजार्डिन ने इस जीवद्रव्य को कहा था सारकोड। क्या कहा था, सारकोड। जीवद्रव्य ने डुजार्डिन ने, फेलिक्स डुजार्डिन ने जीवद्रव्य को नाम दिया सारकोड। और जीवित रस जंतु कोशिका में जीवद्रव्य को देखा था, जीवित रस को देखा था और सारकोड नाम दिया था। अब आता है पुरकिंजे। देखिए पुरकिंजे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवद्रव्य शब्द देने वाला, प्रोटोप्लाज्म शब्द देने वाला पुरकिंजे ही था। तो पुरकिंजे रे पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, जीवद्रव्य शब्द दिया। पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, जीवद्रव्य शब्द दिया। फिर हक्सले का हम पहले पढ़ चुके हैं। हक्सले ने क्या कहा था, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था, हक्सले। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से इस जीवद्रव्य को देखें, कौन सा जीवद्रव्य, ये कोशिका हो गई, ये केंद्रक हो गई, केंद्रक और कोशिका द्रव्य सारों को मिला के बोलते हैं जीवद्रव्य। अगर इस जीवद्रव्य की स्टडी की जाए तो जीवद्रव्य मिलेगा आपको रंगहीन। जीवद्रव्य कैसा मिलेगा, कलरलेस, रंगहीन। स्वच्छ मिलेगा, मींस फ्रेश मिलेगा। लचीला मिलेगा, फ्लेक्सिबल। कणिका में मिलेगा, ग्रेनुलर। और चिपचिपा मिलेगा। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से जीवद्रव्य को देखें तो जीवद्रव्य होता है रंगहीन, स्वच्छ, लचीला, कणिका में और चिपचिपा। कैसा होता है जीवद्रव्य सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के अनुसार, रंगहीन होता है, स्वच्छ होता है, लचीला होता है, कणिका में होता है, चिपचिपा होता है। जीवद्रव्य बहुपरावस्था वाला होता है। बहुपरावस्था से क्या मतलब है, इसमें कई प्रावस्थाएं पाई जाएंगी। ठोस मिलेंगे, मतलब कोशिकांग या दूसरे भोजन वगैरह, संचित भोजन वगैरह ठोस मिलेंगे। आपको लिक्विड मिलेगा, हाइलोप्लाज्म, आपको गैसेज वगैरह मिलेगी। इसलिए जीवद्रव्य क्या कहते हैं, बहुपरावस्था वाला, पॉलीफेजी कोलोइडी तंत्र कहते हैं। बहुपरावस्था वाला तंत्र कहते हैं, कोलोइडी तंत्र कहते हैं, या पॉलीफेजी कोलोइडल सिस्टम कहते हैं। कोलोइडी कण, जिसके अंदर बारीक बारीक कोलोइडी कण है जीवद्रव्य के अंदर, जीवद्रव्य में पाए जाने वाले कोलोइडी घोल में कोलोइडी कणों की साइज
0.001 से 0.1 mm होती है। फिर से देखिए, जीव द्रव्य केंद्रक सहित पूरा द्रव्य, उसके अंदर कोलोइडी कण, उन कोलोइडी कणों की साइज 0.001 से 0.1 mm के बीच होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। जीव द्रव्य किस किस को बोलेंगे? केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिला के बोलेंगे। ये कोशिका, ये केंद्रक, केंद्रक भी आना चाहिए, कोशिका द्रव्य भी आना चाहिए, वही होता है जीव द्रव्य। अगर हम कोशिका द्रव्य कौन सा है? केंद्र के अलावा बच गया। अब केंद्र को बाहर निकाल दिया, पीछे रह गया कोशिका द्रव्य। उस कोशिका द्रव्य को ले जाके हम किसी कपड़े से या किसी छलनी से या किसी यंत्र से छान ले तो पानी जैसा पदार्थ नीचे निकल जाएगा, उसको कहते हैं हाइलोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला तरल पदार्थ हाइलोप्लाज्म कहलाता है, हाइलोप्लाज्म कहलाता है। तो जो लिक्विड नीचे निकल गया वो हाइलोप्लाज्म, लेकिन जो संरचनाएं ऊपर रह गई, जो स्ट्रक्चर्स ऊपर रह गई, उनको बोलते हैं ट्रोपोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाओं को ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोप्लाज्म। अब वो जो संरचनाएं ऊपर रह गई, लिक्विड हाइलोप्लाज्म नीचे निकल गया, संरचनाएं, उनमें भी कुछ होंगी जीवित संरचनाएं, कुछ होंगी मृत संरचनाएं। जीवित संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल या सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, और मृत संरचनाओं को मेटाप्लास्ट कहते हैं। तो जिनमें से निर्जीव संरचनाओं को क्या बोलने वाले हैं? मृत संरचनाओं को क्या बोलने वाले हैं? मेटाप्लास्ट। जीवित संरचना कोशिकांग होवे, मृत संरचना मेटाप्लास्ट। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली संरचनाओं में जीवित संरचनाओं क्या बोलेंगे? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेली। और मृत संरचनाओं क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उनको बोलेंगे मेटाप्लास्ट। और जो लिक्विड नीचे निकल गया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइलोप्लाज्म। क्या देखो, पूरे कोशिका द्रव्य में से अगर संरचनाएं अलग कर दे, मीन संरचनाओं को अलग रख ले, तो नीचे जो निकल गया वो क्या कहलाएगा? हाइलोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? हाइलोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला तरल पदार्थ हाइलोप्लाज्म कहलाता है, हाइलोप्लाज्म कहलाता है। इस हाइलोप्लाज्म के और भी नाम है। मैट्रिक्स भी कहलाता है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म का नाम मैट्रिक्स भी होता है, हाइलोप्लाज्म का नाम साइटोसोल भी होता है, हाइलोप्लाज्म का नाम आधार द्रव्य भी होता है, हाइलोप्लाज्म का नाम किन्नोप्लाज्म भी होता है। तो मैट्रिक्स भी हाइलोप्लाज्म, साइटोसोल भी हाइलोप्लाज्म, आधार द्रव्य भी हाइलोप्लाज्म, किन्नोप्लाज्म भी हाइलोप्लाज्म। लेकिन क्या है ये हाइलोप्लाज्म? ये है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला तरल पदार्थ। जीव द्रव्य में जैविक क्रियाएं होती रहती है स्टूडेंट्स। जीव द्रव्य में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती रहती है, और उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, ड्यूटोप्लाज्म कहलाता है, ड्यूटोप्लाज्म कहलाता है। फिर से देखिए, जीव द्रव्य में जैविक क्रियाएं होती रहती है, जीव द्रव्य में जैविक क्रियाएं होती रहती है, और उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए अपशिष्ट पदार्थ को, वेस्ट मटेरियल को ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य का पीएच 6.9 प्लस माइनस 0.2, मतलब 6.9 से 0.2 नीचे भी हो सकता है, और 6.9 से 0.2 ऊपर भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ? 6.7 हो सकता है, 6.7 हो सकता है, 6.8 हो सकता है, 6.9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7.1 तक हो सकता है। केंद्रक द्रव्य का पीएच, केंद्रक में जो लिक्विड है, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, उसका पीएच होता है 7.4। कोशिका द्रव्य 6.9 प्लस माइनस 0.2, लेकिन केंद्रक द्रव्य 7.4। और हमारे ब्लड का, ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर का पीएच होता है स्टूडेंट्स 7.4 प्लस माइनस 0.2। वही 7.4 से 0.2 ऊपर भी हो सकता है, 7.4 से 0.2 नीचे भी हो सकता है। मींस 7.2 हो सकता है, 7.3 हो सकता है, 7.4 हो सकता है, 7.5 हो सकता है, 7.6 तक हो सकता है मानव ब्लड का पीएच। लेकिन एवरेज याद करना अपने को, एवरेज कितना होता है? 7.4। एवरेज कितना होता है कोशिका द्रव्य का? 6.9, और केंद्रक द्रव्य का 7.4। सूक्ष्मदर्शिता, माइक्रोस्कोपी, कौन कौन सी माइक्रोस्कोप किस किसने खोजी कहलाता है माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शिता। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहो, एंटोनी वॉन लीवेनहो। सिंपल माइक्रोस्कोप एंटोनी वॉन लीवेनहो, इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म जीव को देखा था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है।
दूसरी आ गई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो नाम एक जैसे ही, कंपाउंड है मतलब संयुक्त है। याद करने का तरीका है जेन्सन और जेन्सन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? जेन्सन और जेन्सन। मींस जेड जेन्सन, एच जेन्सन ने 1890 में की। संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज सबसे पहले विल्सन ने की। संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? विल्सन। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोल्वे रस्का ने खोजा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोल्वे रस्का ने खोजा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोजा? नोल्वे रस्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्रिया होती है कोशिका विभाजनीकरण, सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में स्टूडेंट्स कोशिकाओं को अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करते हैं? अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों से। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों से कोशिका का अपकेंद्रण किया जाता है। अपकेंद्रण का मतलब एक ही केंद्र पे घुमाया जाता है। अपकेंद्रण को अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रण। तो इस क्रिया में क्या करते हैं? इस क्रिया में कोशिकाओं को अलग करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की सहायता से कोशिकाओं को अपकेंद्रण करके अलग कर लेते हैं। किसको अलग कर लेते हैं? कोशिकाओं को। जैसे आप कोशिका ले, उसको बड़ी स्पीड से घुमाएं, अपने आप उस पे क्या लगेगा? अपकेंद्री बल लगेगा, तो अपने आप माइटोकॉन्ड्रियल लावा गालजिका अलग होकर बाहर निकल जाएंगे। ये एक मेथड है, लेकिन आप इसको घुमाने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करेंगे। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों से कोशिकाओं को अलग करना किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण, मतलब घुमा के। उसी को कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन या कोशिका विभाजनीकरण। अगली मेथड है वर्णलेखिकी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी दी थी माइकल स्वेट। क्रोमेटोग्राफी माइकल स्वेट ने दी थी। क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं इसमें? इन्होंने क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम जैव रसायनों को अलग करते हैं। जैसे सेल फ्रैक्शनेशन, कोशिका विभाजनीकरण से कोशिका को अलग करते हैं। लेकिन कोशिका में पाए जाने वाले जो जैव रसायन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इनको भी अलग करना हो तो वहां पर विधि काम आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से क्या अलग करते हैं? जैव रसायन, बायोमोलिक्यूल। कोशिका को किससे अलग करते हैं? सेल फ्रैक्शनेशन से। किसने दी थी वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी विधि? माइकल स्वेट। अगली मेथड है ऑटो रेडियोग्राफी। कौन सी मेथड? ऑटो रेडियोग्राफी। रेडियो शब्द आ गया, इसका मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग होगा, रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग होगा। तो इस मेथड में ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, इस ऑटो रेडियोग्राफी विधि के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग करके कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का पता लगाया जाता है। देखिए इस विधि में रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनका इस्तेमाल करके कोशिका में हो रही रासायनिक क्रियाओं का पता लगाते हैं। कैसे होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ऑटो रेडियोग्राफी में रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का पता लगाते हैं। यह है ऑटो रेडियोग्राफी। कोशिका के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेल। देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रकार की कोशिकाएं दुनिया में पाई जाती है। तीसरे प्रकार की का भी अस्तित्व एक वैज्ञानिक ने बताया था। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो मींस होता है अल्प विकसित, आदिम, प्रिमिटिव, पुराने जमाने का। और कैरियो शब्द ना केंद्रक के लिए आता है। जब जब आए कैरियो आप समझना केंद्रक। जब जब आए कैरियो आप उसको क्या समझेंगे? केंद्रक। तो प्रो मींस अल्प विकसित, कम विकसित, पुराने जमाने का, आदिम, और कैरियो केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक बहुत कम विकसित होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, पुराने जमाने के से होते हैं, उनको तो कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब आओ यूकैरियोटिक के पास। यूकैरियोटिक स्पेलिंग में ईयू आता है पहले, और ईयू या यू का मतलब होता है सु, अच्छा, विकसित, यूं। और कैरियो मींस केंद्रक। तो जिनका होता है केंद्रक विकसित कहलाती है यूकैरियोटिक, और जिनका होता है केंद्रक अविकसित या प्रिमिटिव टाइप का या पुराने जमाने का सा कहलाती है प्रोकैरियोटिक। तो केंद्रक जिसका प्रो हो, जिसका कैरियो मींस अविकसित हो, जिसका केंद्रक कहलाती है प्रोकैरियोटिक। और सु हो जिसका केंद्रक, यू हो जिसका कैरियो, सु हो जिसका सूछे चोकोचे, तो सु यानी अच्छा। तो यूकैरियोटिक कौन सी होगी? जिनका केंद्रक अच्छा होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका तो पाई जाती है, लेकिन इनके बीच में मध्यवर्ती केंद्रीय संगठन
ये एक वैज्ञानिक ने बताया था, डोज ने कहा इनके बीच की भी होती है, इनका मध्यवर्ती संगठन रखने वाली भी होती है, और उन्होंने उसको नाम दिया था मीजोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की कोशिका, दोनों से मिलती जुलती कोशिका, दोनों के लक्षण रखने वाली कोशिका मीजोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब देखिए इनमें क्या विशेषता होती है। एक तो सुव्यवस्थित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, केंद्रक झिल्ली मिल गई ना तो वो यूकैरियोटिक कोशिका है। केंद्रक झिल्ली मिल गई, इसका मतलब केंद्र विकसित है उसका, और केंद्र विकसित होने का मतलब यूकैरियो, यू यानी विकसित, कैरियो यानी केंद्रक। तो ये लक्षण किसका हो गया, केंद्रक झिल्ली मिलना, यूकैरियोटिक का। लेकिन इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। डीएनए में कौन सी प्रोटीन नहीं होती, हिस्टोन। गुणसूत्र की मुख्य प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र की मुख्य प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन, सारी प्रकृति की होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। लेकिन देखो यहां क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक की तरह केंद्रक झिल्ली तो है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की तरह, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में स्टोन नहीं होती है, तो प्रोकैरियोटिक की तरह स्टोन प्रोटीन नहीं है। तो यूकैरियोटिक की तरह केंद्रक झिल्ली है, तो प्रोकैरियोटिक की तरह स्टोन प्रोटीन नहीं है। तो दोनों के बीच का क्या हो गया, मीजोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द वॉन नील ने दिया था। प्रोकैरियोटिक शब्द वॉन नील ने दिया, यूकैरियोटिक शब्द भी वॉन नील ने दिया। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट शब्द किसने दिया था, वॉन नील। वॉन नील का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण में आएगा, जिसमें कहा था कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन जल के टूटने से निकलती है, ना कि CO2 से। वही वॉन नील है जिन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द दिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट शब्द दिए। अब पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिका में अंतर, या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर। एक तो ये चीज याद कर लेना, प्रोकैरियोट्स में 3 जीव आएंगे। 3 कौन कौन से, एक आएगा जीवाणु। तो जब जब प्रोकैरियोटिक की बात होगी, इसका मतलब जीवाणु की बात होगी। दूसरा आएगा नील हरित शैवाल, इसका मतलब जब जब प्रोकैरियोटिक की बात होगी तो और किसकी बात होगी, जीवाणु के अलावा नील हरित शैवाल की बात होगी। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये एक ही बात है, इनको आप कोई सा बोल दो, BGA, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। और तीसरा आता है माइकोप्लाज्मा। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक जीव है, क्योंकि एक कोशिकीय होते हैं तो आप इनको चाहे कोशिका बोल दो चाहे जीव बोल दो। ये प्रोकैरियोट्स जीव है, प्रोकैरियोटिक कोशिका भी है। तो याद कैसे करते हैं, यूं करते हैं, एक जीवाणु एक BGA तीजा माइकोप्लाज्मा, एक जीवाणु एक BGA तीजा माइकोप्लाज्मा। कभी पूछ ले कोई प्रोकैरियोट्स कोशिका कौन कौन सी है, तो गा देना ये गीत, एक जीवाणु एक BGA तीजा माइकोप्लाज्मा। इन तीनों को प्रोकैरियोट में रखेंगे, बाकी जितनी बच गई ना, नहीं करना याद बाकी को, जितनी बच गई इनके अलावा सब यूकैरियोटिक है। मैं यूकैरियोटिक कोशिका वाला हूं, आप यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, पेड़ पौधे सारे यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। इनको छोड़ के, ये पेड़ पौधे तीनों ही, ये पौधे पादप कोशिकाएं हैं, तो इनको छोड़ के बाकी जितने पेड़ पौधे सब यूकैरियोटिक है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ऊंट आम अमरूद नींबू सब के सब यूकैरियोटिक है। ये 3 ही प्रोकैरियोटिक है, एक जीवाणु एक BGA तीजा माइकोप्लाज्मा। अब इनमें डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला अंतर लेते हैं कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, प्लांट सेल में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, और मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। स्टूडेंट्स, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन सेलुलोज की तो इधर बनी होगी, इधर केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी, और सेलुलोज की मुख्य रूप से बनी होगी। प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी, जीवाणु में नहीं होगी सेलुलोज की बनी हुई, माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी, नील हरित शैवाल में नहीं होगी। इन सभी प्रोकैरियोटिक में क्या होगी, ये बनी होगी म्यूकोपेप्टाइड से या अमीनो अम्लों से। तो मारहार है प्रोकैरियोटिक की भित्ति अमीनो अम्ल की, मारहार है प्रोकैरियोटिक की भित्ति अमीनो अम्ल की। यूकैरियोट में होवे सेलुलोज की, ऐसा को आयोडीन। ऐसे तो पहला अंतर याद हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है अमीनो अम्लों की या म्यूकोपेप्टाइड की। यूकैरियोटिक में जंतुओं में तो होती नहीं है, पौधों में होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज। केंद्रक, बड़ा अंतर किसका होता है, केंद्रक का। इधर केंद्रक अस्पष्ट होता है, किसी को बताना मत। अस्पष्ट क्यों होता है, क्योंकि केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। जैसे कोशिका है,
अब इसके अंदर यहां पर कोई केंद्र है लेकिन बेचारे के ना झिल्ली नहीं है, तो झिल्ली नहीं है तो फिर पता ही नहीं केंद्र का लापता है। जब तक बहुत बड़ा खेत है, किसी का 500 बीघा का खेत है और उसके कहीं पर किसी का 2 बीघा का खेत है और उस 2 बीघा के ऊपर अगर बाउंड्री नहीं है, लाइनिंग नहीं है, तो भाई जी वो खेत लापता रहेगा। तो यहां भी केंद्र लापता है, कोई कहता है इधर होना चाहिए, कोई कहता है इधर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर झिल्ली नहीं है। तो केंद्र झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए केंद्र क्या होता है? अस्पष्ट। देखिए केंद्र झिल्ली अनुपस्थित, इसलिए केंद्र कैसा हो गया? अस्पष्ट या असुगठित, मतलब सुगठित नहीं होता। इधर भाई जी क्या केंद्रक झिल्ली है? जनता केंद्रक झिल्ली देखने आ रही है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो इसलिए केंद्रक स्पष्ट होगा तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित, केंद्रक स्पष्ट, सुगठित, सुस्पष्ट, यूं कहते। केंद्रिका नहीं होती है, केंद्रिका भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका भी नहीं होती। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कौन कौन आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में? जीवाणु आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, नीलहरित शैवाल जिसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है वो आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और माइकोप्लाज्मा आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बाकी सब यूकेरियोटिक। तो इधर केंद्रिका नहीं होती, इधर केंद्रिका होती है। हमारे तो केंद्रक में केंद्रिका होती है, यूकेरियोटिक में केंद्रक में केंद्रिका होती है। राइबोसोम, वेरी मोस्ट डिफरेंस, राइबोसोम अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ये कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए हो सकते हैं, ये ER पर लगे हुए हो सकते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर लगे हो सकते हैं, ये केंद्रक झिल्ली पर भी लगे हो सकते हैं बाहर वाली पे, और ये प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली पर भी लगे हो सकते हैं। तो ये राइबोसोम जिसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। इनका काम क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। 24 घंटे प्रोटीन बनाते हैं। सुबह पूछो प्रोटीन बना रहे हैं, रात को पूछो प्रोटीन बना रहे हैं, दिन में क्या कर रहे थे? प्रोटीन बना रहे थे। 100 बार पूछो हमेशा आपको जवाब मिलेगा प्रोटीन बनाते हैं हम। इनका काम है प्रोटीन बनाना, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। वेरी मोस्ट। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, और 70 प्रकार के राइबोसोम की 2 इकाइयां हैं, 50S 30S। मुझे पता है दिमाग चकरा गया होगा आपका कि सर 50 और 30 तो 80 होवे है। हाँ, अति गणित तो मन में भी आवे है, लेकिन यहां पर इनमें ऐसे नहीं चलता। यहां पर चलेगा, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, यहां पर चलेगा ओवरलैपिंग से मिला के। यूं 2 जब इकाइयां मिलेगी तो कुछ ओवरलैप्ड इकाई होती है, जिसको 2 बार काउंट नहीं करके 1 बार ही काउंट करते हैं। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और इनकी उप इकाइयां होती है 50S और 30S। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग इकाई, या इनको बोलते हैं अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। डिटेल पढ़ेंगे, आगे डिटेल पढ़ेंगे। यहां तो इतना याद कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, और 50S और 30S 2 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और इसकी उप इकाइयां होती है 60S और 40S। पक्का याद कर लेना बेटा, प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकेरियोटिक में 80S। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकेरियोटिक में 80S। और 70S वाली की इकाई क्या हो जाएगी? 50S और 30S। 80S वाली की हो जाएगी 60S और 40S। झिल्ली वाले सारे कोशिकांग एब्सेंट। स्टूडेंट्स, कोई भी झिल्ली वाला कोशिकांग ना जीवाणु में मिलेगा, ना नीलहरित शैवाल में मिलेगा, ना माइकोप्लाज्मा में मिलेगा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी कोई भी कोशिका जिसके ऊपर झिल्ली है एक भी नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं होगा, लाइसोसोम बिल्कुल नहीं होगा, गोल्गी या जीबी बिल्कुल नहीं होगी, ER कतई नहीं होगी, लवक भी नहीं होंगे। तो झिल्ली वाले कोशिकांग सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इधर आ जाओ, सारे मौजूद है हमारी कोशिकाओं में, सारे मौजूद है, पूरे मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक में मिलेगा, लाइसोसोम यूकेरियोटिक में मिलेगा, गोल्गी यूकेरियोटिक में मिलेगी, ER मिलेगी, लवक मिलेगा। गुणसूत्र देखिए स्टूडेंट्स, गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में। गुणसूत्र मुख्य रूप से कहां होते हैं? केंद्रक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो केंद्र की लापता है, उसके ऊपर झिल्ली नहीं है, इसलिए यहां गुणसूत्र कहां मिलेंगे आपको? कोशिका द्रव्य में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कहां मिलेंगे? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में इधर मिलेंगे, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं है तो लापता है, केंद्रक अस्पष्ट है। और यहां पर गुणसूत्र मिलेंगे आपको केंद्रक में। गुणसूत्र की स्टोन प्रोटीन। स्टूडेंट्स, गुणसूत्र की मुख्य प्रोटीन होती है स्टोन प्रोटीन, यद्यपि गुणसूत्रों में नॉन स्टोन प्रोटीन भी होती है। स्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति की होती है, 5 प्रकार की होती है, H2A, H2B, H3, H4, H1। H2A कौन कौन सी स्टोन?
H2A, H2B, H3, H4, H1। और ये गुणसूत्र की जो स्टोन प्रोटीन है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक के गुणसूत्रों में स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक के गुणसूत्रों में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यूकैरियोटिक का डीएनए सर्कुलर होता है, वर्तुल होता है या चक्राकार होता है, मींस गोल होता है। जीवाणु, नीलरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा का डीएनए, प्रोकैरियोटिक का डीएनए चक्राकार होता है, गोल होता है या सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए, जीवाणु का, नीलरी शैवाल का, माइकोप्लाज्मा का डीएनए कैसा होता है? गोल होता है या चक्राकार कह दो या वर्तुल कह दो, सर्कुलर कह दो। लेकिन हमारा डीएनए, पेड़ पौधों का डीएनए, यूकैरियोट्स का डीएनए वो होता है रेखीय, इस तरह से। रसधानियां, जिसको हम रिक्तिका भी कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, प्रोकैरियोटिक में जनरली आपको नहीं मिलेगी, जीवाणु में नहीं मिलेगी, नीलरी शैवाल में नहीं मिलेगी, माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलेगी, लेकिन यूकैरियोटिक में सारी प्रेजेंट। और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जनरली इधर मिलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनरली आपको एमाइटोसिस मिलेगा, असूत्री प्रकार का विभाजन, लेकिन यूकैरियोट्स में मिलेगा माइटोसिस और मियोसिस, मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। देन फ्लैजिला, कशाभिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्षाभिका में 9+2 की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, 9+2 की संरचना नहीं पाई जाती है। 9+2 का मतलब होता है 9 बाहर की ओर, इस तरह से 9, ये एक है, अंदर से एक होता है, बाहर से 2 होता है, इस तरह से ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और अंदर की ओर 2। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं मिलती है, जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक में ऐसा 9+2 की संरचना पाई जाती है। इधर जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला मींस कशाभिका फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोट्स में फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। अगला अंतर है कोशिका द्रव्य प्रवाह का, साइक्लोसिस का, कोशिका द्रव्य घूमने का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य प्रवाह नहीं पाया जाता है, मींस जीवाणु में, नीलरी शैवाल में, माइकोप्लाज्मा में साइक्लोसिस नहीं होता है, कोशिका द्रव्य प्रवाह नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में कोशिका द्रव्य प्रवाह पाया जाता है। एग्जाम्पल, जीवाणु, एक जीवाणु एक बीजीय तीजा माइकोप्लाज्मा। इधर बाकी जो बच गए सब आ जाएंगे, चाहे फंजाई हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सारे यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, डिफरेंस इज बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, पहले पादप कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर होता है, चाहे कोई भी कोशिका हो, यदि उसके ऊपर कोशिका भित्ति मिल गई, सेल वॉल मिल गई, तो पादप कोशिका होती है। तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली या कोशिका कला के चारों ओर एक भित्ति होती है, भित्ति से घिरी रहती है, कोशिका भित्ति कहलाती है, और मुख्य रूप से कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के बाहर कोई भित्ति या कोई वॉल नहीं होती है, कोशिका कला ही इसकी सीमा होती है, बाउंड्रीज होती है। तो पहला अंतर क्या आ गया, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं रखती है पादप कोशिकाएं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं रखती है पादप कोशिकाएं, मींस पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है, धानियां पाई जाती है, रस धानियां पाई जाती है, कुछ बोल दो। तो कोशिका के मध्य में, पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं। तो इसलिए केंद्र क्या रहता है, साइड में रहता है, इधर रहता है। जबकि जंतु कोशिका में क्या होगा, एनिमल सेल में या तो रिक्तिकाएं या रसदानियां होंगी ही नहीं, या भी बहुत छोटी होंगी, और कोशिका द्रव्य कोशिका में समान रूप से वितरित रहेगा, और केंद्र कहां पाया जाएगा, बिल्कुल बीच में। अंतर नंबर 3, लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में। लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, जिसके कारण पादप भागों का रंग हरा होता है। वर्णी लवक, हरे के अलावा बाकी रंग होते हैं वर्णी लवक के कारण। और तीसरा होता है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, जो कोई कलर नहीं देते, कोई वर्णक नहीं होता उनमें, वो केवल भोजन संग्रह कार्य करते हैं। और ये लवक तीनों के तीनों पादप कोशिका में मिलेंगे। तो लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक या प्लास्टिड, लवक या प्लास्टिड नहीं मिलता है। पादप कोशिका में लवक या प्लास्टिड पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। अधिकांश पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम या तारकाय नहीं मिलेगा। पादप कोशिकाओं में तारकाय नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम या तारकाय पाया जाता है। तारकाय क्या करता है, ये कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों का निर्धारण करता है। इससे जंतु कोशिका के अंदर तंतु तंतु निकलते हैं। तो पादप कोशिकाओं में जनरली सेंट्रोसोम अनुपस्थित, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम या तारकाय उपस्थित। अधिकांश पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम भी नहीं होता है। लाइसोसोम
पादप कोशिकाओं में जनरली नहीं मिलता है, तो लाइसोम का काम कौन करती है? बड़ी बड़ी खाद्य रिक्तिकाएं या रिक्तिकाएं लाइसोम का काम करती है पादपों के अंदर, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोम का काम क्या होता है? अपघटन, तोड़ना, जल अपघटन करना, तोड़ना, किसी पदार्थ का अवयव का विघटन कर देना। पादप कोशिकाओं में गाल्जिकाएं कम विकसित होती है। पादप कोशिकाओं में गाल्जिकाएं कम विकसित होती है, जीबी अनडेवलप्ड होती है, गाल्जिकाएं कम विकसित होती है, बिखरी हुई टाइप की होती है, इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में गाल्जिकाएं कम विकसित कहलाती है डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गाल्जिकाएं कम विकसित कहलाती है डिक्टियोसोम। अब आइए जंतु कोशिका में क्या जबरदस्त गाल्जिकाएं होती है, सुपर सुसंगठित, पूर्ण विकसित, स्पष्ट, और जनरली जंतु कोशिका में गाल्जिकाएं को गाल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पादप कोशिका की सतह पर सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई का कार्य होता है अवशोषण की सतह बढ़ाना, सक्रिय स्थल को बढ़ाना, तो पादप कोशिका में माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। दो पादप कोशिकाओं में संबंध प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा रहता है। दो पादप कोशिकाएं आपस में कैसे रिलेटेड रहती है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। मींस इस कोशिका का जीवद्रव्य इधर जा रहा है, इधर का इधर आ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार छिद्रों को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। जंतु कोशिकाओं में जो आपस में संबंध रहता है वो रहता है डेस्मोसोम के द्वारा। डेस्मोसोम के द्वारा। पादप कोशिकाओं में भोजन, रिजर्व फूड, स्टार्च होता है। तो पादप कोशिकाओं में भोजन संचित किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। जंतु कोशिकाओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और पादप कोशिकाओं में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी ये दिया था स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान। स्लाइडन ने पादप कोशिका में अध्ययन करते हुए दिया था, जबकि स्वान ने जंतु कोशिका में अध्ययन करते हुए दिया था 1838-39 के बीच। क्या कहता है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत कहता है प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका या इसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका या इसके उत्पादों से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? समस्त जीवधारी या सजीव कोशिकाएं या उनके उत्पादों के बने होते हैं। सारे जीवधारी किससे बने होते हैं? कोशिका या उसके उत्पादों के बने होते हैं, मतलब संरचनात्मक इकाई होगी। नंबर 2, कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका समस्त सजीवों की क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। क्यों होती है फंक्शनल यूनिट? क्योंकि सारी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। श्वसन, कोशिका में प्रकाश संश्लेषण, कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं द्वारा, इसलिए कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। कोशिका आनुवांशिक इकाई भी होती है, हेरिडिटरी यूनिट भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो कोशिका सभी सजीवों की आनुवांशिक इकाई भी होती है, क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, ओमनिस सेलुला सेलुला, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। यहां कोशिका सिद्धांत में भी है, कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। और लास्ट आ गया, कोशिका में प्रजनन करने की क्षमता भी होती है, अर्थात कोशिका जनन की इकाई भी होती है। तो अपन इसको शॉर्ट में याद करें तो कैसे करें? कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, आनुवांशिक इकाई होती है, जनन की इकाई होती है, और कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद स्टूडेंट्स, वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस में कोई कोशिका जैसा संगठन नहीं होता है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस के अलावा कुछ अकोशिकीय सजीव है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ज़ेंथोफाइटा, फाइकोमाइसिटीज, ये भी कोशिका के अपवाद, ये भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। फिर से देखिए, वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं क्योंकि वायरस में कोशिकीय संगठन नहीं होता है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस के अलावा मोनेरा, प्रोटिस्टा, ज़ेंथोफाइटा, फाइकोमाइसिटीज जैसे अकोशिकीय सजीव भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं। एक बार फिर से देखिए, वायरस कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं क्योंकि वायरस में कोशिकीय संगठन जैसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा
आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा जेंथोफाइटा फाइकोमाइसिटी जैसे अकोशिकीय सजीव यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। कोशिका की आमाप साइज ऑफ द सेल, जीवाणु कोशिका का व्यास होता है 3 से 5 मिलीमाइक्रोन। जीवाणु कोशिका का व्यास, बैक्टीरियल सेल का व्यास 3 से 5 मिलीमाइक्रोन। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच के अंडे की कोशिका नहीं, ऑस्ट्रिच का अंडा ही, क्योंकि अंडे क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, या फिर अंग्रेजी में बोले तो सबसे बड़ी कोशिका एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या साइज का होता है, 17 इंटू 13.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन होता है। फिर से देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा पक्षी भी शुतुरमुर्ग होता है, सबसे बड़ा पक्षी भी शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच होता है, और इसके द्वारा दिया जाने वाला अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ, 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 सबसे छोटी पीपीएलओ होती है। इनमें जितने भी लिखे हुए दिख रहे हैं, इनमें सबसे छोटी कौन होगी, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है, एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा होता है। पीपीएल तो कभी पीपीएलओ नहीं है, माइकोप्लाज्मा आंसर है, लेकिन वो तभी जब पीपीएलओ नहीं आ रहा तो माइकोप्लाज्मा उसका सही उत्तर हो जाएगा। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लूरोन्यूमोनिया सदृश्य जीव। और पादप कोशिका एमएलओ, पादप कोशिका में रोग फैलाने वाला कौन है, एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी सबसे छोटी कोशिका होती है। लेकिन इन सब में ये आए, ये आए, ये आए, तो पहला आंसर ये आएगा, पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका, जिराफ की तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल ऑफ द जिराफ, जिराफ की तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, और इसकी लंबाई होती है 1 मीटर से भी ज्यादा। तो सबसे लंबी कोशिका जिराफ की तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से ज्यादा लंबी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, और मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका की लंबाई मिलेगी 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल या न्यूरॉन्स, जिसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक। सबसे लंबी पादप कोशिका रेसे, फाइबर्स, रेमी तंतु, किस प्लांट के, बोहिमेरिया नेविया के। किस पौधे के, बोहिमेरिया नेविया के रेमी तंतु सबसे लंबी पादप कोशिका होती है, और इनकी लंबाई होती है 55 सेंटीमीटर तक। रेमी तंतु की लंबाई, रेमी फाइबर की लंबाई 55 सेंटीमीटर तक होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी प्लांट सेल एसिटाबुलेरिया, सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया, 8 से 10 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। एक कोशिकीय प्राणी, एक कोशिका से बने हुए प्राणी जो सिंगल सेल होते हैं, एस सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटोजोवंस होते हैं, जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोजोआ संघ में आने वाले प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय प्राणी कौन कौन से प्रोटोजोवंस है, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। युग्लिना जंतु होने के बावजूद भी प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए युग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं, योजक कड़ी भी कहते हैं। देन सेल की बाउंड्रीज, सेल की सीमाएं, जंतु कोशिकाओं का कोशिका आवरण, बाहर जो कोशिका आवरण होता है वो म्यूसिन और सियालिक अम्ल से मिलकर बना होता है, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। अब पढ़ रहे हैं कोशिका की बाउंड्रीज, मतलब कोशिका पे क्या क्या होती है बाहर की तरफ। तो जंतु कोशिका में ग्लाइकोकेलिक्स होता है, और ग्लाइकोकेलिक्स आवरण किसका बना होता है, म्यूसिन, सियालिक अम्ल, म्यूसिन और सियालिक अम्ल। जंतु कोशिका आवरण को ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। जंतु कोशिका आवरण कौन होगा, बाहरी बार ग्लाइकोकेलिक्स, किसका बना हुआ, म्यूसिन व सियालिक अम्ल का।